हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, तो जैसे कि आप जान रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है हमारा बीकॉम एमएस का, यानी मैनेजमेंट स्टडीज़ वालों का, उसका हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। अब इसके अंदर बच्चों एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग टेक्निक्स। तो कंट्रोलिंग टेक्निक्स का आज हम थर्ड पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा पार्ट और सीपीएम यानी कि एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक एस्टिमेट टाइम होता है जो कि उस प्रोजेक्ट को बनाने वाले जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम, तो वो प्रोजेक्ट कब आया है, उसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगने वाला है और क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो कैसे एनालाइज किया जा सकता है, हम कंट्रोल कैसे रख सकते हैं कि ये काम कब खत्म होने वाला है, विद द हेल्प ऑफ पर्ट एंड सीपीएम टेक्निक। तो क्या होती है पर्ट और सीपीएम टेक्निक? सबसे पहले ये जो वर्ड है पर्ट, यानी कि एब्रीविएशन जो है इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और क्रिटिकल पाथ मेथड जो रेफर करता है सीपीएम को। अब ये जो पर्ट और सीपीएम है, ऐसी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तीन चीज़ों के लिए। एक तो प्लानिंग के लिए, सबसे पहली चीज़ हम प्लान करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करेंगे और फाइनली उसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है। इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी जो भी एक्टिविटीज़ है आपस में इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तो फाउंडेशन बनाने में हमको कितना दिन जाने वाला है, उसके बाद एक बार बेस बन गया फिर उसका कंस्ट्रक्शन का आगे का काम कैसे शुरू होगा। तो ये वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है, जिसको एक एस्टिमेट टाइम लिमिट देना पड़ता है जो पर्ट एंड सीपीएम के थ्रू दिया जाता है। नाउ पर्ट एंड सीपीएम हेल्प टू प्लान एंड कंट्रोल बोथ टाइम एंड कॉस्ट। अब इसमें लगने वाला टाइम और लगने वाला कॉस्ट दोनों ही इन्वॉल्व होता है। तो ये पर्ट एंड सीपीएम के स्टेप्स क्या है? सबसे पहले तो आपको लिस्ट आउट करनी है वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जितनी भी एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो आपको स्टार्ट करनी है, लिस्ट डाउन करनी है। सेकेंड, आपको एस्टिमेट निकालना है हर एक एक्टिविटी के लिए। जैसे सबसे पहले बेस बना दिया, फर्स्ट एक्टिविटी है, फाउंडेशन डालकर हो गया, बिल्डिंग को खड़ा करना शुरू कर दिया, दूसरी एक्टिविटी है, तीसरी एक्टिविटी है, चौथी एक्टिविटी है। तो ये सारे एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, ये एक एक्टिविटी को कितना टाइम लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल बेस बनाने के लिए हमको एटलीस्ट अ वीक का टाइम लगेगा, यानी 7 डेज का टाइम लगेगा फॉर एग्जाम्पल। सेकेंड एक्टिविटी के लिए हमको जो है वो 3 दिन लगेगा, थर्ड एक्टिविटी के लिए हमको 4 लग सकता है, इसके लिए 2 लग सकता है। अब हर एक एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेट हम निकालते हैं। डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल पाथ, एक्टिविटी दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम। इनमें से वो कौन सी एक्टिविटी होगी जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली एक्टिविटी 1 लगती है। ठीक है। Next is monitoring the particular sequence of activities on the critical path so as to ensure that total project gets completed as per the schedule। अब यहाँ पर हम सीक्वेंस बनाते हैं, कौन सी एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा, कौन सी एक्टिविटी कम टाइम में होगी। सीपीएम के थ्रू ऐसा करते हैं जिससे कि हमें एक एस्टिमेट टाइम पता चलता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। नाउ फॉलो अप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट टू नो इट्स सक्सेस रेट। अब फॉलो अप लेना है अपने को किस चीज़ का, जो भी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम एस्टिमेट दिया गया है वो उस टाइम पर कंप्लीट होती है या नहीं, एंड टू नो वेदर और नॉट सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट्स कुड हैव बीन स्पीडेड अप। और इससे ये भी पता चलता है कि जो एक्टिविटी हमें लग रहा है कि 7 दिन का टाइम लग रहा है, हो सकता है वो 6 दिन में भी हो सकती है या फिर 5 दिन में भी कंप्लीट हो सकती है। विच कुड हैव लेड टू द कम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट मच अर्लियर देन अदरवाइज, जिससे कि वो अगर स्पीड अप करी जाए तो वो शायद वक्त से पहले भी ख़त्म हो सकती है। अब इनके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो हमने देखा कि पर्ट एंड सीपीएम का इस्तेमाल हम करते हैं प्लानिंग, शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन के लिए। तो अल्टीमेटली वो हमारी प्लानिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। पर्ट एंड सीपीएम हेल्प मैनेजर्स टू प्लान एज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अ टाइम इवेंट एनालिसिस विदाउट प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की है तो आपको ये टाइम इवेंट, क्योंकि हमारा मेजर फैक्टर होता है इसमें टाइम और कॉस्ट, कितना वक्त लगेगा और कितना पैसा खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबॉर्डिनेट मैनेजर मस्ट ऑल्सो प्लान फॉर द इवेंट फॉर विच ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो सबॉर्डिनेट मैनेजर को भी क्या करना होता है, यहाँ प्लानिंग में इन्वॉल्व होना होता है। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, नाउ दीज टेक्निक्स फोकस ऑन द क्रिटिकल पाथ और द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब ये टेक्निक फोकस करती है क्रिटिकल पाथ के ऊपर। क्रिटिकल पाथ यानी कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली है, विच रिक्वायर्स मैक्सिमम पॉसिबल टाइम सो दैट क्रिटिकल पाथ कैन बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड सो दैट द प्रोजेक्ट कंप्लीट्स एज पर द शेड्यूल। अब अगर पता है कि एक्टिविटी 2 या 4 को 7 दिन लगने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा दिन लगने वाले हैं, तो हम मॉनिटर करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि 7 दिन के अंदर ये काम जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि हम अपने स्केड्यूल से पीछे नहीं चल रहे हैं। स्केड्यूल से थोड़ा आगे चलेंगे तो चलेगा, लेकिन स्केड्यूल से पीछे काम नहीं होना चाहिए।
फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजिंग, अब ये नेटवर्क टेक्निक है जिससे कि हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को पता है 7 दिन लगने वाले हैं इस काम के लिए, तो उसके लिए जितने भी मटेरियल, जितने भी रिसोर्सेस है, उन सबको अरेंज करवाना, उन सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी होता है। फैसिलिटेट्स डायरेक्टिंग, नाउ दिस टेक्निक फैसिलिटेट्स प्रॉपर डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर क्योंकि हमने डिसाइड किया ना, एक्टिविटी 1 7 डेज, 2 को 3 डेज, थर्ड को 4 डेज, फोर्थ को 5 डेज, ये हमने स्केड्यूल अपना बना लिया। अब इससे एम्प्लॉय की क्या हेल्प हो जाती है, एम्प्लॉयज़ को एक सही डायरेक्शन मिलता है, एक गाइडेंस मिलता है कि कौन से काम को कितना ज़्यादा वक्त लगने वाला है। हो सकता है कि एम्प्लॉय ये जिसका कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी 2 से चालू होता है, 1 से चालू ही नहीं होता है, या 3 से चालू होता है, या 5 से चालू होता है, तो इस तरीके से काम को आपने डिवाइड किया है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है, जो सबसे अच्छी टेक्निक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों मिलकर प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। जी हाँ, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों मिलकर प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट साथ में क्यों काम करते हैं, ये जॉइंटली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों के दोनों जो गोल अचीव करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ना कि पर्सनल गोल अचीवमेंट है। सो अब ये जो कंसेप्ट है, बड़ा ही फेमस कंसेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया है पीटर ड्रकर ने। MBO, द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट मैनेजर्स जॉइंटली डिफाइन गोल्स एंड फ्रेम प्लान्स, मिलकर गोल्स भी बनाते हैं, सेट करते हैं गोल्स को, और उसके लिए प्लान्स भी बनाते हैं। सबॉर्डिनेट मैनेजर इम्प्लीमेंट्स द प्लान, अब जो सबॉर्डिनेट मैनेजर है, सुपीरियर के साथ मिलकर प्लान बना दिया, दोनों ने मिलकर फ्रेम कर दिया, फ्रेम करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सबॉर्डिनेट मैनेजर करता है। Finally, there is a joint review of periodic performance whereby the superior and subordinate managers decide about control measures to correct deviations if required. अब दोनों के दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट होने के बाद फिर दोनों साथ में आते हैं और देखते हैं कि इम्प्लीमेंट होने के बाद किसी तरीके की कोई डेविएशन, कोई गैप आया है, अगर आया है तो पीरियोडिक रिव्यू में करेक्टिव मेजर्स लेकर उसको इम्प्रूव करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, MBO क्यों ये प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहले है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज सबको इंक्लूड किया जाता है। जब भी हम किसी गोल को सेट करते हैं, उसको एक टाइम फ्रेम देते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम मैक्सिमम लेवल तक अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज एड इन प्लानिंग। MBO सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर प्लानिंग हो रही है लेकिन उसके पहले गोल सेट किया जाता है। तो गोल सेट करने के लिए जो है हमें प्लानिंग की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, और एक बार गोल सेट हो गया तो डेफिनेटली हमारी प्लानिंग में हेल्प हो जाती है। हमने सोच लिया कि 3 to 4 ईयर्स तक हमको ये काम जो है वो कंप्लीट करना है। अब वो काम को कंप्लीट कैसे करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो अगर गोल रहेगा, गोल सेट किया जाएगा, अल्टीमेटली वो हमारी हेल्प करती है प्लानिंग में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट मैनेजर्स जो है डेवलप गुड स्किल्स इन प्लानिंग। अब यहाँ पर हम पर्सनल यानी अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी स्किल्स को और इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव करते हैं, बेसिकली हम उनको ये टास्क दे रहे हैं कि अपने सीनियर के साथ मिलकर गोल को सेट करें और उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग भी करें। तो अल्टीमेटली उनकी प्लानिंग की स्किल इम्प्रूव होती है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वाइल हैंडलिंग देयर इंडिविजुअल टास्क, और इसी के साथ साथ इंडिविजुअल टास्क को भी क्या करते हैं, हैंडल कर रहे हैं। Now this enables the company to promote subordinate managers to higher post as and when such need arise. अब इससे होता क्या है, it is helping the company to promote subordinates. तो नेक्स्ट ईयर जब मुझे प्रमोशन करना होगा तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन से एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बुरा रहा है। अल्टीमेटली जैसे जैसे उनको काम दिया गया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपनी स्किल्स को डेवलप किया, तो मेरे लिए प्रमोशन करना और ज़्यादा आसान हो जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट इज बेटर टीम वर्क। अब यहाँ पर हमेशा एक इंटरैक्शन होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट का, किस चीज़ से रिलेटेड, गोल्स दोनों ने मिलकर सेट किया है, प्लान भी फ्रेम किया है। हालांकि प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम भले सबॉर्डिनेट का होता है, लेकिन दोनों का ये टीम वर्क है, मिलकर ये एफर्ट है जो दोनों ने लिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन KRAs, की रिजल्ट एरियाज, जहाँ पर गोल्स आर सेट इन की रिजल्ट एरियाज। हम उन एरियाज में ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ पर हमको रिजल्ट सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस हो। Now activities are directed to attain the goals set in KRAs. Wasteful activities are avoided. तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होगी उसे हम अवॉइड करेंगे, और जितनी काम की एक्टिविटीज़ होगी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही इंक्लूड करेंगे।
Next is objective evaluation. MBO facilitates objective evaluation of subordinate managers since performance is measured against results rather than on personality traits. तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होता है, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल या आपका परफॉर्मेंस जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। सिंपल सा एग्जांपल है, आपको एक काम दिया गया, आपने उस काम को कितने अच्छे से किया उसके बेसिस पर आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जा रहा है, ना कि आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है उसके बेसिस पर। नेक्स्ट इज MBO इज रिजल्ट ओरिएंटेड। ऑफकोर्स MBA जो है वो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस यानी फोकस करता है रिजल्ट पर, सिर्फ एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं रिजल्ट्स पर भी फोकस करता है। इट लिंक्स इवैल्यूएशन प्रोसेस डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस। तो जो आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको डायरेक्टली किससे लिंक किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस से लिंक किया जाता है। And finally, we have sound organizational structure. In MBO system, the organization structure is subject to periodic review and if necessary change to suit the needs of the company. तो यहाँ पर MBO system एक ऐसा system है जहाँ पर structure जो है वो periodic review के हिसाब से क्या होता है, change होता है। तो ये एक बड़ा ही sound organizational structure है जो कि हमारे MBO का एक बहुत बड़ा advantage है। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है कंट्रोलिंग की वो होती है डायरेक्ट सुपरविजन एंड ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स जो है वो डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सुपीरियर्स कैन डिटरमाइन वेदर द सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म देयर वर्क एज पर द प्लान। ऑब्जर्वेशन सुपरविजन क्यों चल रहा है, ताकि ये देख सके कि जो भी हमने प्लान बनाया है उसके हिसाब से काम चलता है या नहीं चल रहा है। अगर किसी भी तरीके का डेविएशंस है या गैप है, यानी कि हमने जो डेडलाइन सेट की है 13 तारीख को एक काम कंप्लीट करना है लेकिन वो काम जो है 13 तारीख तक हुआ ही नहीं है या 14-15 तारीख हो गई अब तक उस पर कोई अपडेट नहीं है, तो ये कोई 2 दिन का गैप आ रहा है। तो ये गैप क्यों आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करके हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। Personal supervision and observation on the part of the superiors can have a positive effect on the performance of the subordinates. अब ये जो पर्सनल सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है। इट इंजेक्ट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। अगर आपको पता है कि आपका सुपरवाइजर आपके ऊपर नजर रख रहा है तो आप बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से डेफिनेटली काम को जो है वो परफॉर्म करोगे। However, personal supervision takes a lot of time of the superiors and at times employees may resent too much of supervision as they may feel that it is an insult to their honesty and integrity. हालांकि ये भी सही है कि सब बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ के काम का। अदरवाइज उन्हें ऐसा लगेगा कि ज़रूर हमारी ईमानदारी के ऊपर या हमारे काम करने के तरीके के ऊपर इनको जो है वो बहुत ही शक है। तो इतना ज़्यादा पर्सनल सुपरविजन भी नहीं होना चाहिए। सुपरविजन होना ज़रूरी है कि आप एक कंट्रोलिंग मेजर ले रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि प्लान के अकॉर्डिंग काम चलता है या नहीं चलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर वक्त उनके ऊपर नज़र रखो जिससे कि वो उनको ये फील हो कि आप उनकी ईमानदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हो। नेक्स्ट इज सेल्फ कंट्रोल। इट रेफर्स टू सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल। अ पर्सन इज गिवन फ्रीडम टू सेट हिज ओन टारगेट्स। यहाँ पर एक इंसान को यानी अपने एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है। आप अपने टारगेट खुद सेट कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को खुद इवैल्यूएट करो और करेक्टिव मेजर्स लो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी ज़रूरत पड़े तो आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। सेल्फ कंट्रोल इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। जो हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स में रीसेंट एक्सटर्नली इम्पोज्ड कंट्रोल ओवर देयर एक्टिविटीज़। हो सकता है उन्हें इस बात का गुस्सा हो कि एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे हो, इसीलिए उनके लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। Next is it must be inculcated in the subordinates as it is neither advisable nor feasible for the superior to control each and every aspect of the subordinates work performance. तो सबॉर्डिनेट की वर्क परफॉर्मेंस को हर वक्त सुपीरियर जो होगा वो मॉनिटर नहीं कर पाएगा, इसीलिए ज़रूरी है कि सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स खुद भी अपने आप के ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल रख सके, यानी कि अपने वर्क परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। लेकिन सेल्फ कंट्रोल डज नॉट मीन एनी कंट्रोल बाय द सुपीरियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है सेल्फ का मतलब हम खुद से खुद की एक्टिविटीज़ को, खुद के प्लान ऑफ एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सुपीरियर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। Superiors should control the activities of the subordinates, especially in key result areas and when significant deviations are noticed. Superior को कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, जो की रिजल्ट एरियाज है, जहाँ से सबसे ज़्यादा आउटपुट आने के चांसेस हैं, वहाँ पर आप डेफिनेटली सुपरवाइज करो उन एक्टिविटीज़ को, लेकिन हर वक्त अपने एम्प्लॉय के ऊपर नज़र रखना अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। एक ऐसी टेक्निक है ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है इन कॉस्टिंग टू एनालाइज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप।
जब भी कोई बिजनेस चालू होता है ना तो वो इंस्टेंटली प्रॉफिट करना शुरू नहीं करता है, लेकिन एक टाइम पे वो ब्रेक इवन पॉइंट पे ज़रूर आता है। यानी कि 10 रुपये की अगर चीज़ मैंने खरीदी है, बनाई है, तो उसको बेचा भी 10 रुपये में ही है, तो ना तो मेरा फ़ायदा हो रहा है ना ही मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये मेरा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है, जहाँ पर मेरा फ़ायदा भी नहीं है तो मेरा नुकसान भी नहीं हो रहा है। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब ब्रेक इवन टेक्निक इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट दैट लेवल ऑफ पॉइंट एट विच सेल्स विल ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट और नो लॉस। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका सेल्स जो है वो ब्रेक इवन पर पहुंचेगा, जहाँ इतना सेल्स करने से एटलीस्ट मेरा लगाया हुआ पैसा जो है उतना तो रिकवर हो जाएगा। भले उसके ऊपर का प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उतना लगाया हुआ पैसा जो है वो रिकवर हो जाएगा। द पॉइंट और लेवल एट विच द सेल्स ब्रेक इवन इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। जिस पॉइंट पर सेल्स ब्रेक होता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही नहीं हो रहा है, जितना पैसा लगाया उतना पैसा रिकवर हो गया, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। Now the BEP can also be called as no profit no loss point, because at this point there is neither profit nor loss to the firm। ना तो यहाँ पर प्रॉफिट है ना ही लॉस है। In other words, it can be said that it is the first or the starting point towards profit। ये पहला और स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रॉफिट की तरफ। Anything that is sold over and above BEP level of output indicates profit to the firm। अब इस एक पॉइंट के बाद में जो भी पैसा आएगा ऊपर का, वो फर्म के प्रॉफिट में काउंट किया जाएगा। बीपी का कैलकुलेशन कैसा होता है? बीपी इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम एफ सी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल दिया है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर 2 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट ₹5 पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा ₹10 पर यूनिट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी 1 लाख यूनिट्स पर ईयर। देयरफॉर फॉर्मूला अप्लाई करके हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एफसी लेंगे, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो कि है फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 2 लाख अपॉन 10 - 5 सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया हमने इज इक्वल टू 40,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है हमारा। ये एक ऐसा पॉइंट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी नहीं है और हमारा लॉस भी नहीं हो रहा है। और 40,000 जो आया है हमारा, ये 40,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर जाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो भी पॉइंट बढ़ेगा वो आपके प्रॉफिट में काउंट होगा, इसके नीचे जो पॉइंट जाएगा वो आपके लॉस में काउंट होगा। एडवांटेजेस: It helps to decide the minimum quantity of goods to be sold in the market so as to fully recover cost। यानी कि यहाँ पर आप डिसाइड करते हो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितना सेल करना चाहिए ताकि मेरा लगाया हुआ पैसा तो रिकवर हो पाए। अगर किसी चीज़ को बनाने में 10 रुपया लगा है तो कम से कम उसको बेचकर वो 10 रुपया तो मैं कमाऊँ, तो वो मेरा कॉस्ट रिकवर करना होता है। इट हेल्प्स टू फिक्स द प्राइस सो एज टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्राइस इसलिए आप फिक्स करते हो ब्रेक इवन पे ताकि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकवर कर पाओ। हेल्प्स टू एस्टिमेट प्रॉफिट्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। तो प्रॉफिट को आप अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो। इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वेरिएबल एक्सपेंस। तो आपका जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है, वो खर्चे जो वेरिएबल है, स्टेबल नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप उसका एक एस्टिमेट जो है वो ले सकते हो। डिसएडवांटेजेस: एट टाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि डिफिकल्ट है आप कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट में डिवाइड कर पाते हो या नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होता है एक सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद दे टेंड टू इंक्रीज। एक पॉइंट तक आपका फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट होगा, उसके बाद वो बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा सेम प्रपोर्शन में एज दैट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट देयर आर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। एक पॉइंट के बाद इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल भी होता है, जहाँ पर आपको बल्क में खरीदने पर डिस्काउंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ेगा नहीं। Break even analysis does not consider the changing impact of technology, factor prices and product mix। तो break even analysis जो है ये सारे पॉइंटर्स को कंसिडर नहीं करता है। impact of technology जो है, factor prices क्या हो सकता है, product mix क्या हो सकता है, it considers such factors as static, यानी कि उसको स्टेबल मानकर चलता है, किसी भी चीज़ों में चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर रहा है हमारा break even पॉइंट। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारी कंट्रोलिंग टेक्निक है MIS, यानी कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पर पीपल, सिस्टम, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बनता है हमारा MIS। तो MIS एक फॉर्मल सिस्टम है जहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को डिस्पर्स करते हैं, यानी कि बांट देते हैं अपने लोगों में, internal and external to the enterprise in a timely, effective and efficient manner। in a timely, effective and efficient manner, यानी कि हम एक सही वक्त आने पर उन इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल टीम्स के साथ में।
अब इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया है हमने इंटरनल सोर्सेज से, वो फाइनेंशियल मैटर्स पर होती है, जैसे कि प्रॉफिट्स हो गया, सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया। नॉन मॉनिटरी मैटर्स जैसे कि सेल्स वॉल्यूम कितना हुआ, मार्केट शेयर हमारा कितना बड़ा है, ये नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स है। मॉनिटरी में आप प्रॉफिट, सेल्स और रेवेन्यू के ऊपर बात करते हो। MIS can also collect information from external sources such as information about other firms in the industry. अब इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो हमने कलेक्ट कर ली, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दूसरी और कौन सी फर्म्स है जो कि सेम इंडस्ट्री में है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर्स, इट इज़ पास्ड ऑन देम इंस्टेंटली फॉर नेसेसरी रेफरेंस एंड एक्शन। यानी कि हम सिंपल सा देखते हैं ना कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, कॉम्पिटिटर है उनकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कॉम्पिटिटर है उसका सेल्स कितना बड़ा है, तो ये सारी हम क्या कर रहे हैं, MIS के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, तो हमें एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिलता है जब ऐसी इन्फॉर्मेशन हम मैनेजर्स को मिलती है। Nowadays MIS जो है वो कम्प्लीटली क्या हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है। द कंप्यूटराइजेशन ऑफ MIS हेल्प्स टू प्रोसेस, एनालाइज, स्टोर एंड रिट्रीव ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। MIS कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने किस में स्टोर करके रखी है, अपने डेटाबेस यानी अपने कंप्यूटर, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसमें स्टोर की है। Computerization of MIS has facilitated a central database and interlinkage of information flows among all the units in the organization. तो ये MIS का जो कंप्यूटराइजेशन है कहीं ना कहीं इट हैज़ फैसिलिटेटेड अ सेंट्रल डेटाबेस एंड इंटरलिंकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमने बना दिया है जिससे कि जो भी चाहे उस सेंट्रलाइज्ड डेटा से क्या कर सकता है, जो इम्पॉर्टेंट की पर्सनस है ऑर्गेनाइजेशन के, सिर्फ वही लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, इट फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन। MIS फैसिलिटेट्स मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे होता क्या है, आप जितनी अलग अलग यूनिट्स है हर एक का परफॉर्मेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, क्योंकि MIS में ऑलरेडी स्टोर है सारी इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, नॉन मॉनिटरी मार्केट शेयर हमारा कितना बड़ा है, सेल्स वॉल्यूम कितना सेल्स हुआ है इस साल। तो ये सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, बेसिकली अपने डेटाबेस में सेव करके रखते हो, तो आपका मैनेजमेंट कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। अब आपकी 15-20 बिजनेस की अलग अलग यूनिट्स हैं, तो आप देख सकते हो कौन सा बिजनेस मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड है फैसिलिटेट्स कंट्रोल। इट एनेबल्स टू कलेक्ट, कंपेयर एंड एनालाइज, स्टोर ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पर आप बड़े बड़े वॉल्यूम में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो आप स्टोर करके रखते हो वो आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। मैनेजर को जब भी ये डेटा चाहिए वो इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प हो सके एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए या फिर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Assistant coordination, MIS helps to coordinate the activities of various units and sub-units in the organization. तो as I said, एक business देख सकता है कि मेरे अलग अलग यूनिट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कोऑर्डिनेशन में भी जो है MIS हमारी हेल्प करता है कि कौन सी यूनिट का कितना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। Reduces information overload, तो यहाँ पर MIS provides only required data as and when required for decision making. तो यहाँ पर ज़बरदस्ती की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, आपको जब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। इससे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होता है, मैनेजर्स को भी बर्डन नहीं आता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो उनके साथ शेयर हो सकती है। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोसेस, तो ये डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल हेल्प करता है, दूसरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग के अंदर भी MIS हमारी हेल्प करता है। MIS डेटा के थ्रू मैनेजर्स अपना जो भी फर्दर फ्यूचर प्लानिंग है उसको प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारी कंट्रोलिंग टेक्निक्स जो है वो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।